प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बहुपद अभ्यास। इसके पहले आपको जो वीडियो बनाए थे उनमें आपको टेग्नोमेट्री से रिलेटेड ऊंचाई और दूरी 2 अभ्यासों को पढ़ाया था। तो आज मैं आपको बहुपद के विषय में कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, बहुपद कहते किसको हैं? तो बहुपद आपका कोई भी आपका फंक्शन हो, अब जैसे आपके पास x² प्लस आपका 2x प्लस 4, इस प्रकार से कोई भी हो आपके सामने, या फिर और भी संख्याएं हों, तो वह सब आपका बहुपद होंगे। जिस भी फंक्शन की कोई भी घात अगर एक वास्तविक संख्या हो, यानी कहने का मतलब एक फंक्शन के सभी पद में अगर सभी घातें एक पूर्ण संख्या हो तो वह हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण जो संख्या होती है वह संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी आपका अनंत तक। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्याएं अगर आती हैं तो वह हमारा क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आपका अगर बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद में अगर किसी भी फंक्शन या किसी भी व्यंजक में अगर सभी पद की घात अगर हमारे पास एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो तो वह हमारा बहुपद कहलाता है। तो जैसे हमारे सामने एक लिख दिए यहाँ पे, ये चीज़ क्या है? हमारा बहुपद है। तो बहुपद का मतलब एक ही चीज बताया है कि बहुपद में सभी पद की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस पद में जो है घात हमारे पास क्या है? वह आपका 2 है। 2 एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या से है, पूर्ण संख्या से है। और इसमें देखेंगे तो इसकी घात कितनी है? 1 है, यह भी पूर्ण संख्या से है। 4 जो है यह भी एक पूर्ण संख्या से बिलोंग करता है, क्योंकि आपका अगर हमारे पास 4 है तो 4 की घात क्या बनेगी? यहाँ पर तो कोई चर आया नहीं है, अगर आ भी जाए कोई चर तो उसकी घात क्या बनेगी? 0। और जिसकी घात 0 उसका मान 1 के बराबर, अर्थात अगर हम इसे ना लिख कर 1 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अगर हम एक x की घात 0 कर दें तब भी माना जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। अगर हम 1 हो जाएगा तो इसकी घात क्या बन गई? 0, 1, 2। 0, 1, 2 ये तीनों घातें क्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा? हमारा बहुपद है। बहुपद है। तो बहुपद की एक बहुत ही सरल परिभाषा है कि बहुपद कब होगा? जब किसी व्यंजक या किसी फंक्शन में अगर सभी पदों की घात एक पूर्ण संख्या हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। अब आपके सामने अगर लिख दिया जाए x तो पूछा जाए क्या x बहुपद है? तो जी हाँ, x बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की घात 1 है, जो आपका क्या है? पूर्ण संख्या से बिलोंग करता है, यानी पूर्ण संख्या में है, तो इसलिए यह हमारा बहुपद होगा। अगर आपसे कोई यह भी कह दे कि क्या हमारे पास जो 1 संख्या है, तो क्या 1 या 2 या 3 या 4 कोई भी संख्या है तो क्या वह बहुपद से आपका बहुपद में है? तो ये भी आपके बहुपद में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 में x की पावर 0 करें तो आपका ये दोनों एक ही कहलाएगा। या अगर हम 2 में अगर x की घात 0 करें तो 2 बन जाएगा, 3 में x की घात 0 करें तो 3 बन जाएगा। इस प्रकार से हम इन्हें दिखा सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बहुपद होगा वह ये आपका बहुपद बनेगा, क्योंकि सभी घातें क्या है? यहाँ पर एक पूर्ण संख्या से आपका रिलेटेड है, तो पूर्ण संख्या से है, इसलिए ये भी हमारा एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह एक प्रकार से क्या है? एकल बहुपद। एकल आपका बहुपद होंगे, तो यह एकल बहुपद कहलाएंगे। यानी कोई भी संख्या है अगर उसकी घात आपका अगर कोई भी संख्या है तो वह आपका क्या होगा? एकल बहुपद बनाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम कोई भी चर डालेंगे तो चर की घात 0 लेना पड़ेगा। अगर चर की घात 0 तो यानी कि 0 क्या है? पूर्ण संख्या से बिलोंग करता है, इसलिए ऐसा है। या फिर अगर और कोई बात की जाए, जैसे अगर जिस भी
आपके जिस बहुपद में चर की घात 1 होगी वह हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जिसमें चर की घात 2 होगी वह द्विघात बहुपद, 3 घात होगी तो 3 घात बहुपद, और 4 घात होगी 4 घात बहुपद। इस प्रकार से चलते हैं। और आपका कोई संख्या हो या कोई एक पद हो तो उसे एकल बहुपद कहेंगे। और इसी में आपका एक आता है शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिनके सभी गुणांक 0 हों तो वह कहलाएगा शून्य बहुपद। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पर रखेंगे 0x² प्लस यहाँ पर 0x प्लस आपका 0, अगर इस प्रकार से है यानी कि सभी के गुणांक 0 है तो वह क्या कहलाएगा आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं तो कि बहुपद के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद से रिलेटेड आइए कुछ जानते हैं। अब ये तो बात हो गई कि बहुपद हैं, तो बहुपद ये है तो बहुपद कौन नहीं बनते बहुपद। जैसे हम यहाँ पर अगर ले लिया जाए x की घात यहाँ पर 2 हो जाए प्लस 3x की घात 1/2 प्लस 4, तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये बहुपद है तो यह बहुपद नहीं होगा। और बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं होगा बहुपद, ये भी जानना अनिवार्य है। क्योंकि बहुपद ना होने के लिए वह पूर्ण संख्या उनकी कोई पद में एक पद की घात बहुपद ना हो यानी पूर्ण संख्या से ना संबंधित हो तो वह आपका बहुपद नहीं बनेगा। ये तो है तो यानी कि ये आपका है पूर्ण संख्या से, लेकिन 1/2 क्या पूर्ण संख्या में आता है तो 1/2 नहीं आता पूर्ण संख्या में। मान लेते हैं कि ये आपका पूर्ण संख्या से है लेकिन ये नहीं है, इसलिए यह आपका बहुपद नहीं बनेगा, ये बहुपद नहीं बनेगा। इसके बाद और भी सवाल बन जाएंगे। जैसे आपके सामने लाते हैं सवाल यहाँ पर x प्लस यानी x² प्लस 1/x² पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब x² ऐसे ही रहने दो, अगर ये नीचे ऊपर ले जाए तो घात कैसी हो जाती है माइनस में। तो या तो बहुपद या पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है तो यह पूर्ण संख्या नहीं बनाएगा, इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं बनता है। इसके बाद रूट में अगर कोई भी सवाल लिख कर आ जाए, जैसे यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 4 अगर ऐसा आ गया या पूरी की पूरी संख्याएं आपकी रूट में है तो भी आपका ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि रूट हटेगा तो घात क्या होगी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आपके बहुपद नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है आपका शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो जो अगला टॉपिक बनेगा वह है बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो बहुपद के गुणांक और शून्यांकों में संबंध कैसा होता है, तो अगर मान लेते हैं हम एक बहुपद लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो जो x की वैल्यू इन्हें सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वह शून्यांक कहलाती है या आपका अल्फा बीटा की वैल्यू। और जो यहाँ पर ये a b c आए हैं यह गुणांक कहलाते हैं। तो गुणांक तथा शून्यांक में संबंध की बात होती है। तो मान लेते हैं जैसे हमारे सामने यहाँ पे हो 2x² प्लस 4x प्लस आपके सामने 2। अगर इस प्रकार से आपके सामने सवाल हो तो इनमें अगर हम कह दें कि x का मान क्या आएगा, जो हल करने पर द्विघात समीकरण को x का जो मान आता है वही हमारा क्या कहलाता है शून्य। और गुणांक क्या होते हैं, जो आगे लिखी गई वैल्यू होती है वह क्या होते हैं गुणांक होते हैं। अब यही गुणांक और शून्यांक में संबंध की बात किया है। तो गुणांक और शून्यांक में जो संबंध की बात करता है तो संबंध में क्या होता है,
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा क्या है, शून्यांक है, ए और बी क्या है, गुणांक है। तो एक तो ये संबंध होता है और दूसरा आपका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो दो हैं आपके, दोनों से क्या है, गुणांक और शून्यांक में संबंध दिखाना है। यानी सवालों के अगर हमें शून्यांक पता हो और गुणांक पता हो तो इन दोनों पर रखने पर हमारे ये दोनों पक्षों की जो वैल्यू होगी वह समान होनी चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पलों पर देखते हैं। हमारे सामने ये सवाल है। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, अगर इस सवाल में कहा जाए कि यदि आपका यहाँ पे इतना बराबर 0 हो तो गुणांक तथा शून्यांक में संबंध ज्ञात कीजिए। अब गुणांक और शून्यांक में संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए यहाँ से x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हल करेंगे, इन्हें गुणा करके इनका यहाँ पर ये प्लस जो हल होगा इसका 7x प्लस 3 बराबर 0। आप कक्षा 9 में फैक्टर्स पढ़ चुके होंगे, तो उन्हीं का फैक्टर्स करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा 6x², यानी कि जो इनका फैक्टर्स बनेगा वह 6x प्लस 3 के रूप में बनेगा। तो यहाँ से अलग अलग करते हैं इन दोनों को इस रूप में। तो यहाँ से आपका जो कॉमन आएगा 2x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 2x कॉमन तो 3 बचेगा, प्लस में यहाँ पे 1 कॉमन तो x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 के रूप में बराबर 0। यानी यहाँ पे जो होगा पहले और आखिरी का गुणा कराया गया तो 2 3 6 हमें मिल रहा है यहाँ पे कि 6x²। अब 6x² को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका कि गुणा करने पर आपका 6x² आए और जोड़ने या घटाने पर 7 मिल जाए। तो यहाँ पर 6 में अगर 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए इसके स्थान पर ये रख देते हैं। अब रखने के बाद दो फैक्टरों में अलग करते हैं इनको और इनको। जब अलग करेंगे तो इनसे क्या कॉमन होगा, 2x ये बचा और इनमें कुछ नहीं मैच कर रहा है इसलिए 1 कॉमन कर सकते हैं, प्लस में ये बचा। अब दोनों तरफ के अगर ब्रैकेट को हम कॉमन करेंगे तो एक तो कॉमन हो गया, जो बचा उसे अगले ब्रैकेट में। अब दोनों को 0 के बराबर दिखाते हैं, x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर ये 3 प्लस में उस तरफ गया माइनस में, यानी कि x बराबर -3। और दूसरे में 2x प्लस 1 बराबर आपका 0 है, तो यहाँ पे 1 उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर क्या बना -1 और 2 यहाँ इंटू में उधर गया बटे में, x बराबर क्या आया -1/2। यानी x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यही आपका क्या हो गया, शून्य हो गए। यानी एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं, ये चीज। अब ये दोनों अल्फा और बीटा हो गए। तो इसके बाद क्या करते हैं, अल्फा बीटा के बाद अब यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं गुणांक। तो ये गुणांक ज्ञात करेंगे तो जो गुणांक होंगे तो गुणांक a बराबर क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे 2, अगर इसको इससे क्या करते हैं तुलना करते हैं तो a बराबर 2 और b बराबर क्या बनेगा 7 बनता है और c बराबर 3। तो इन सूत्रों पर रखेंगे। इसके बाद जब रखेंगे अल्फा का मान -3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस बटे, तो अल्फा का मान -3 बीटा का मान -1/2। तो यहाँ पे -1/2 बराबर -b, यानी कि बीटा का मान 7 है, यहाँ रखेंगे
तो माइनस में 7/a का मान 2, इसका यहाँ गुणा कराएंगे 2 3 6 -6 में 1 जोड़ेंगे -7/2 बराबर -7/2। तो एक संबंध तो स्थापित हो गया योगफल में। अब गुणनफल में देख लेते हैं। तो गुणनफल में देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान -3 है इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -1/2। तो माइनस में 1/2 बराबर c का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है 2 है। तो रख देते हैं। इसका जब यहाँ पे गुणा कराएंगे बटे 1 मान सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 1 का गुणा 3 और 1 और 2 का गुणा 2 बराबर। तो इस प्रकार से इसके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यही चीज आपका जो बहुपद के शून्याङ्क तथा गुणांक में संबंध की बात कही गई थी, अगर आपका सवाल इस प्रकार से दिया गया है तो कहेगा गुणांक और शून्याङ्क में संबंध। तो पहला काम क्या करते हैं, गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे तुलना करके इस समीकरण की। तो a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर 3। अब इसके बाद शून्याङ्क ज्ञात करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक मान x बराबर ये आया, दूसरा ये, और चाहे जिसे अल्फा बीटा मान लेते हैं। मानने के बाद फिर से इसी पर लाकर रख देते हैं। जब लाकर रखेंगे तो हल करने के बाद अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो दोनों में संबंध है, अगर दोनों बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सवाल ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आपको बहुपद का पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ इनमें प्रॉब्लम होगी सवालों में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप 8127 1484 33 पर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो इन टॉपिक में, या फिर हम इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको देंगे कक्षा 10 के, तो उनके भी आंसर हमारे इसी नंबर पे देना होगा। तो आज का वीडियो बस इतना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल